Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as faculty chemistry. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's number one educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, today I will explain electrolytic conductance. Electrolytic conductance is a topic of great importance because our life is filled with the happenings where there is electricity and where there is electrolytic processes taking place all the time. And this chapter is little bit tough and of most of time questions are asked from this chapter, this topic. So this topic belongs to chapter electrochemistry. We will continue discuss today electrolytic conductance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। यहाँ पे हमने जो मेन बात देखी थी वो ये है कि ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट, एडवांस के लिए भी, नीट और जी के लिए भी। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या कि फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। ये तो रही कंडक्टिविटी की बात। दूसरी बात, मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी में ये फार्मूला देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000/C। तो इसको ऐसे लिख दें, K इंटू 1000/N/V। तो इसको क्या लिखेंगे, KV इंटू 1000/N। मतलब ये हुआ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल। अगर n को कांस्टेंट रखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेमडा m इक्वल 1000 kV/N। तो अगर हमने n को कांस्टेंट रखा, k यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, k कंडक्टिविटी है। अगर नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम इंक्रीज किया, देन लेमडा m विल इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं लेमडा m प्रोपोर्शनल v। मतलब लेमडा m ऑलवेज इंक्रीजेस विद वॉल्यूम, मतलब क्राइटेरिया फिक्स। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब लेमडा m और k में इनवर्स रिलेशन है एज फॉर एज कंसंट्रेशन इज कंसर्न। लेमडा m प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन 1 concentration, लेमडा m प्रोपोर्शनल 1 concentration, k प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। ये तो प्रीवियस डिस्कशन है जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और देखा कैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है डाइल्यूशन करने से। अब इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, इसको पढ़ते हैं स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
lambda m increases solely with dilution and can be represented by equation. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इक्वेशन है. इसको हम दूसरे टर्म्स में भी लिखते हैं. lambda m इक्वल lambda m नॉट माइनस a इंटू c पावर हाफ. lambda m molar conductivity, lambda m naught molar conductivity at infinite dilution, और A कांस्टेंट है. नेचर ऑफ A डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेचर ऑफ A डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. C है कंसंट्रेशन. एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करना होगा. वो पॉइंट है lambda m के बारे में. lambda m डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एक टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m की वैल्यू सेम होगी. मतलब KCl, LiCl, NaCl, KF हैव, ये सब एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं. वन इलेक्ट्रोलाइट हैं. हैव सेम वैल्यू ऑफ A. वन इलेक्ट्रोलाइट. वन मीन्स +1 -1 इलेक्ट्रोलाइट. फिर ऐसे ही जितने भी 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी A की वैल्यू सेम होगी. 2 इलेक्ट्रोलाइट मतलब +2 -2. जैसे कि CaSO4, MgSO4, नेगेटिव भी 2, एनायन पे भी 2 नेगेटिव चार्ज, केटायन पे 2 पॉजिटिव चार्ज. तो ये हो गया 2. ऐसे ही 1,3 इलेक्ट्रोलाइट. जितने भी 1,3 इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबका एक ही वैल्यू होगा. Na3PO4, K3PO4, इन सब के लिए A का वैल्यू सेम होगा. ऑल द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ A. अब ग्राफ इंडिकेट कर रहा है. इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, मतलब इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा. जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m की वैल्यू बढ़ती जाती है. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी lambda m की वैल्यू बढ़ती है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? 0 कंसंट्रेशन पहुंचने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है. तो ये डिफरेंस क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है. तो इसको अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो देख लीजिए. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पे एक ही फ़ायदा होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज.
डाइल्यूशन डिक्रीजेज अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। एक ही फायदा होता है डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन डिक्रीजेज अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। वीक के लिए दो फायदे होते हैं। फॉर वीक ये वाला फायदा तो होगा फर्स्ट, दूसरा फायदा क्या होगा, सेकंड फायदा ये होगा मोर डिसोसिएशन और 100% एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा पॉइंट है 100% डिसोसिएशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ स्लोली बढ़ती है। वीक के लिए डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्पेशली एट जीरो कंसंट्रेशन। उसका रीजन भी देखा हमने कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट 100%। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl solution at different concentrations at 298 Kelvin are given below. So that a plot between EM molar conductivity and root C is a straight line. ऐसा न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिलती है। वो हेल्प ये होती है कि रूट सी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको ये रूट सी फाइंड नहीं करना होगा। चलिए, तो सो दैट अ प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वैल्यूज़ आपको ये प्रोवाइड की जाएंगी, आपको सिर्फ इतना काम करना है, वैल्यूज़ को ग्राफ में रख देना है। लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, रूट सी की वैल्यू एग्ज़ाम में प्रोवाइड की जाएगी। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है और दिखा देना है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये फॉलो करता है फार्मूला लेमडा एम इक्वल लेमडा एम नॉट माइनस ए सी पावर हाफ। इट इज़, ये कैसा फार्मूला है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा है सामने, इसलिए स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। सी तो नेगेटिव हो नहीं सकता कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, दोनों के बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, तो किसकी वजह से होगा, सी तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो स्लोप हो गया नेगेटिव। चलिए अब भी आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पे। The molar conductivity of KCl solution at different concentrations at 298 Kelvin are given below. चलिए अभी हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कोलरॉस एग्जामिन्ड लेमडा एम नॉट वैल्यू, ई लिखा है, ई का मतलब लेमडा समझो यहाँ पे आप, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज। ही नोटेड दैट द डिफरेंस इन लेमडा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स NaX, KX and X is nearly constant. For example, at 298 Kelvin, lambda m naught KCl minus lambda m naught NaCl is equal to lambda m naught KBr minus lambda m naught NaBr। इसका मीनिंग क्या है, कोलरॉस ने क्या देखा वो आप भी देख लीजिए। कोलरॉस ने ये देखा कि अगर उसने लिया है KCl माइनस NaCl तो Cl दोनों में कॉमन है, तो Cl कैंसिल। तो कोलरॉस ने क्या देखा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यों आपको मिल रहा है K माइनस Na। तो अगर दूसरा वाला कैंसिल हो जाए तो
वैल्यू डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, के बी आर और एन ए बी आर, बी आर कैंसिल, तो क्या मिल रहा, लेमडा एम नॉट के प्लस माइनस लेमडा एम नॉट एन एस प्लस। यहाँ पे क्या मिल रहा है, लिया तो के बी आर है, लेकिन अगर बी आर कैंसिल कर दिया तो लेमडा एम नॉट के प्लस माइनस लेमडा एम नॉट एन ए प्लस। तो इस तरह से इस सीरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो आगे, लेमडा एम नॉट के आई माइनस लेमडा एम नॉट एन ए आई। तो क्या मिलेगा आपको, आई आई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, लेमडा एम नॉट के प्लस माइनस लेमडा एम नॉट एन ए प्लस। ये कोलरॉस का ऑब्जर्वेशन है। अगर कैटायन एनायन में से एक कॉमन है और दूसरा वेरी हो रहा है, तो जो वेरी हो रहा है उसका डिफरेंस, अगर वेरी करने वाला सेम लिया हमने तो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। एंड सिमिलरिटी वाज फाउंड दैट लेमडा एम नॉट एन ए बी आर माइनस लेमडा एम नॉट एन ए सी एल, यहाँ पे एन ए कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू लेमडा एम नॉट के बी आर माइनस लेमडा एम नॉट के सी एल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन ए कैंसिल हुआ, क्या मिला, लेमडा एम नॉट बी आर माइनस लेमडा एम नॉट सी एल माइनस। अब यहाँ पे चेंज किया है, लेमडा एम नॉट के बी आर माइनस लेमडा एम नॉट के सी एल, तो यहाँ पे एन ए कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे के कैंसिल हो रहा है। अब क्या मिल रहा है, लेमडा एम नॉट बी आर माइनस लेमडा एम नॉट सी एल माइनस। तो इस तरह से भी या तो कैटायन कॉमन हो तो कैटायन कैंसिल हो जाएगा, या तो एनायन कॉमन हो तो एनायन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कोलरॉस ने ऑब्जर्व किया कि वैल्यू सेम आती है अगर दो में से एक कॉमन हो तो और एक वेरी कर रहा हो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस ही एनुंशिएटेड कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। द लॉ स्टेट दैट एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte represented as sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। मतलब what is the Kohlrausch law of independent migration of ion? Kohlrausch law of independent migration of ion, Kohlrausch law of independent migration of ions। Kohlrausch law of independent migration of ions क्या कहता है, इसके हिसाब से आपको लिखना है लेमडा एम नॉट के सी एल, तो आप लिख सकते हो इसको लेमडा एम नॉट के प्लस प्लस लेमडा एम नॉट सी एल माइनस। ऐसे ही आपको लिखना है लेमडा एम नॉट एन ए सी एल, तो आप क्या लिख सकते हो, लेमडा एम नॉट एन ए प्लस प्लस लेमडा एम नॉट सी एल माइनस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट देख लो, कुछ बुक में यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं लेमडा एम नॉट और कुछ बुक में इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हो, अगर हम सॉल्ट के लिए लिख रहे हैं तो ये वाला लिखेंगे कैपिटल लेमडा, अगर इंडिविजुअल आयन के लिए लिख रहे हैं तो ये वाला लिखेंगे स्मॉल लेमडा। ऐसे ही लेमडा एम नॉट सी ए सी एल टू इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट सी ए टू प्लस प्लस टू लेमडा एम नॉट सी एल माइनस। तो ये है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आप आयंस को अलग अलग लिख सकते हो और हर एक आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ये वैल्यू आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, तो कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने डिस्कस किया, जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक खास बात कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दो वैल्यूज़ हैं, लेमडा एम एंड लेमडा एम नॉट, अगर दोनों वैल्यू हैं तो हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा एम का तो हमने देखा हुआ है के इंटू 1000 अपॉन सी। लेमडा एम नॉट कैसे फाइंड करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए,
यही कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस? तो using Kohlrausch law of independent migration of ions, it is possible to calculate lambda m naught for any electrolyte. It is weak or strong, depending problem नहीं होता उसका. Moreover, for weak electrolytes like acetic acid, it is possible to determine the value of its dissociation constant once we know lambda m and lambda m naught. अच्छा, तो कुछ बातें ध्यान रखने की, जैसे कि पहली बात ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए, इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेमडा एम इक्वल लेमडा एम नॉट माइनस ए सी पावर हाफ. डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू मालूम है, तो वहाँ से ए की वैल्यू हम ले लेंगे और रूट सी फाइंड करेंगे क्योंकि हमने ही बनाया है सोल्यूशन. लेमडा एम फाइंड कर लेंगे, लेमडा एम इक्वल 1000 के अपॉन सी, और लेमडा एम नॉट फाइंड कर लेंगे इस ग्राफ से. तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ से लेमडा एम नॉट फाइंड करना पॉसिबल है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन पहुंचने के पहले ही ये जो मोलर कंडक्टिविटी वाला लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया. तो जो y के पैरेलल हो गया तो ये कभी y पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा. अगर y पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो ग्राफ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू मच एंड बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं. तो हमने अभी ये सीखा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे. मान लीजिए हमको फाइंड करना है लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड के लिए, तो ये तो हम ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? इनडायरेक्ट रास्ता है. लेमडा एम नॉट CH3COONA, ये तो यहाँ पे Na आ गया, ये तो हमको नहीं चाहिए था, हमको तो चाहिए CH3COOH. कोई बात नहीं, माइनस लेमडा एम नॉट, हमें H चाहिए लेकिन Na नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं HCl. ठीक, माइनस, चलो हमको तो Na को हटाना था, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख देते हैं माइनस NaCl. तो Na कैंसिल हो जाएगा. अब Cl आ गया, हमको नहीं चाहिए था, तो माइनस लेमडा एम नॉट HCl. अब हमारा काम पूरा हो गया. Cl से Cl कैंसिल, यहाँ प्लस कर दो, माइनस Cl प्लस Cl कैंसिल हो जाएगा. इस तरह से हम CH3COOH का फाइंड कर लिए. ऐसे ही हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक और बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिखते हैं Ka, 11th का पढ़ा हुआ टॉपिक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. तो कैसे लिखते हैं? Cl2 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या देखा? अल्फ़ा की वैल्यू देखा लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट. अल्फ़ा के वैल्यू में
लेमडा एम नॉट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लेमडा एम नॉट की वैल्यू हमेशा लेमडा एम से ज़्यादा होती है और अल्फ़ा की वैल्यू हमें 1 से कम चाहिए। वो तभी पॉसिबल है, अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होना तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो। लेमडा एम नॉट हमेशा लेमडा एम से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया अल्फ़ा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट का स्क्वायर। तो कोल-रॉस लॉ से क्या क्या मिल गया? पहला तो मिल गया हमें लेमडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमको मिल गया अल्फ़ा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर हमको मिल गया के ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो कोल-रॉस लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तीन इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके कोल-रॉस लॉ पे इस टॉपिक को एंड कर देंगे। कैलकुलेट lambda m naught for CaCl2 and MgSO4 from the data given in table 3.4। 3.4 में टेबल में डेटा दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है CaCl2 और MgSO4 के लिए। तो CaCl2 के लिए कैसे टेबल 3.4 में क्या दिया हुआ है? इंडिविजुअल आयन का लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है। तो CaCl2 के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे? लैम्डा एम नॉट CaCl2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा एम नॉट Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट Cl-2। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि फार्मूला में 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही Ca2 प्लस का दिया हुआ है 119, Cl माइनस का दिया है 76.3। तो बस वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं MgSO4 का। MgSO4 का वैल्यू टेबल से देख लेंगे। लेमडा Mg2 प्लस और उसको जोड़ दो लेमडा SO4 2 माइनस से, तो लेमडा Mg2 प्लस का हो गया 106 और SO4 का हो गया 160, दोनों को ऐड कर दिया। अब एक हिंट, एक ट्रिक ये है, बड़े आयन, जिस आयन का साइज बड़ा है तो उसका लेमडा एम नॉट छोटा होगा। लेमडा एम नॉट क्या है? केटायन या एनायन कितनी स्पीड से भागता है उस पर डिपेंड करता है लेमडा एम नॉट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। कोल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस यहाँ से हम एंड करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा एक बार वो देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने पहले तो रिवाइज किया कंडक्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, हमने देखा कि ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते। फिर हमने उस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस पढ़े और लास्ट में हमने कोल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पे न्यूमेरिकल्स किए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कोल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पे और बाकी के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।